हेलो बच्चों, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा टॉपिक्स जो है वो चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं और एटॉमिक थ्योरी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट्स के बारे में बताया था और एक डायग्राम भी हमने बनाया था जिसमें दोनों ही कंपोनेंट शो होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो देखिए ये इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर हम रेडिएशन को उनकी वेवलेंथ के हिसाब से हमने अरेंज किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं तो सबसे पहले यानी कि ये लैम्डा मैंने लिखा है, लैम्डा वेवलेंथ होती है। लैम्डा जो है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लैम्डा जो है या जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। वेवलेंथ कम होने का मतलब ये हुआ कि ये वेव्स जो है कुछ इस प्रकार की होंगी, ठीक है। ये देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को तो वेवलेंथ कहा जाता है और यहाँ अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब ये इस प्रकार से होंगी वेव्स, ठीक है। तो ये देखिए ये डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गई है, वहां ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वेवलेंथ वहां कम है और यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है। एनर्जी जो है वो हमेशा इसका रिवर्स होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो मैं पहले आपको सीक्वेंस बता दूं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो सबसे कम वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उनको कहा जाता है कॉस्मिक रेज, ठीक है। ये कॉस्मिक रेज है। कॉस्मिक रेज के बाद में अगर हम बात करें तो गामा रेज आती है, ये गामा रेज है, गामा रेज इनका वेवलेंथ जो है थोड़ा ज्यादा होगा। फिर एक्स रेज आती है। एक्स रेज के बारे में तो सबने सुना हुआ है, जो हमारे बॉडी में से आर पार चली जाती हैं और बॉडी के एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये एक्स रे है। एक्स रे जो है इसकी वेवलेंथ जो है कॉस्मिक रे और गामा रेज से ज्यादा होती है। फिर बीच में आता है एक ऐसा एरिया आता है जो विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन, ठीक है। इसको हम यूवी भी कहते हैं, यूवी या विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। जो इस रेंज के अंदर जिस वेवलेंथ की रेज आती हैं वो वेवलेंथ वो है जो हमें नजर आता है, इसीलिए इसका नाम विजिबल रीजन रखा हुआ है, ठीक है। विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन के अंदर जितनी भी रेडिएशन आएंगी वो हमें दिखाई देंगी। अब दिखाई देंगी तो किसकी फॉर्म में दिखाई देंगी? कलर की फॉर्म में दिखाई देंगी। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आता है देखिए। ये कलर के नाम है, विबग्योर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, विबग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 कलर हैं जो कि आपने इंडिगो के अंदर उसमें देखे होंगे, है ना, इंद्रधनुष में आप देखते हो। तो ये वो 7 कलर हैं। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होती है? तो रेड कलर की होती है। तो देखो इधर ये रेड यहां लिखा हुआ है, देखो ये वेवलेंथ इस तरफ से इस तरफ बढ़ रही है ना, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ यहां वाले कलर की होगी और सबसे ज्यादा वेवलेंथ इस कलर की होगी। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? वायलेट कलर की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी सिग्नल बनाए जाते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। चलिए विजिबल रीजन के बाद में इससे अगला जो रीजन आता है वो है इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है आपने देखा होगा कि जो हमारे टीवी के रिमोट्स होते हैं तो उनके अंदर जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो यूज होती है। इसके बाद में फिर आ जाती है माइक्रोवेव, जिनका वेवलेंथ और ज्यादा होता है, एनर्जी जो है वो कम होती है। माइक्रोवेव जो है उनको आपने माइक्रोवेव ओवन्स के में देखा होगा कि वो जो खाना गर्म करने के काम आती है वो वाली है। और फिर उसके बाद में लास्ट में आती है रेडियो वेव्स, जो कि रेडियो के अंदर यूज होती है वो वाली। रेडियो वेव्स जो है इनका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस वेव की एनर्जी ज्यादा होगी वो हमारे लिए उतनी ही हार्मफुल होती है, क्योंकि एनर्जी
ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो हमारे बॉडी को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए जब आपने देखा होगा कि जब कोई एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट होता है तो उसमें से कौन सी रेडिएशन निकलती है? कॉस्मिक रेडिएशन निकलती है, जिनको कि हम अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कहते हैं। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के लिए गामा रेज और कॉस्मिक रेज के अंदर बीटा रेज और गामा बहुत सारी आ जाएंगी, अल्फा बीटा गामा सब आ जाएंगे। अल्फा बीटा गामा रेज जो है उनका वेवलेंथ तो क्या होती है, उनकी बहुत ही कम होती है, लेकिन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जहां पर भी एटॉमिक बॉम्ब फटता है वहां पर टेम्परेचर एकदम से हजारों डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है और वहां के आसपास के जितने भी जीव होते हैं वो मारे जाते हैं। अब आप इसको देखिए रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव्स जो होती हैं उनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन रेडिएशन जो है एनर्जी जो है वो क्या है, बहुत कम है। तो एनर्जी कम होने के कारण क्या होता है कि ऐसे जो वेव्स होती हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने लोग जो थे रेडियो सुना करते थे, वो कान के पास रेडियो लगा लेते थे, तो उस वेव से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इन वेव से हमेशा नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये वेव्स जो है वो क्या है, एनर्जी जो है बहुत ही इनकी ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक मैंने टाइप्स बता दिए आपको कि इतने इतने टाइप्स की होती हैं और इनके अंदर एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो क्या, उनमें रिलेशन होता है। एनर्जी और वेवलेंथ के साथ साथ मैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसी की भी बात बता दूं। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यू जो है वो वेवलेंथ का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। यानी कि अगर यहाँ वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और अगर यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी कम होगी। क्लियर कोई बात? तो ये बच्चों आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। ये कल हमारा टॉपिक जो था वो आधा रह गया था, उसको मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें हमने ये सीख लिया कि भाई वेव्स जो लाइट है या जो सनलाइट हमारे पास पहुंचती है वो किस रूप में होती है, वेव्स के रूप में होती है या रेडिएशन की फॉर्म में होती है, ठीक। इसको हम इससे कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एमिट होती है कोई रेज कहीं पर, तो वो एमिट होके क्या इफेक्ट जनरेट करती है, वो सारी बातें हम इसमें सीखते हैं। अब एक साइंटिस्ट आए थे मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक जो है चीज को यूज किया जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, और उनके एक्सपेरिमेंट को ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से उन्होंने क्या किया, इस बात को प्रूफ किया कि जो रेडिएशन है, जो लाइट है, वो वेव्स के रूप में प्रोपागेट नहीं होती। एक्चुअल में लाइट जब चलती है तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है। उन छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है, और जब उन्होंने क्वांटा के बारे में बताया मैक्स प्लांक ने, तो वहीं से फिर क्वांटम थ्योरी का अराइजेस होता है। क्वांटम थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां इन्होंने लाइट की जो नेचर थी उसको चेंज करके बताया कि लाइट जो है वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखती है। लाइट जब किसी पर जब प्रोपागेट होती है, ठीक है, तो वो वेव्स के रूप में चलती है, लेकिन जब किसी पर एमिट होती है तो वो एक पार्टिकल के रूप में एमिट होती है। यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लाइट में ड्यूल नेचर होती है, वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो अपने को ये पढ़ना पड़ेगा ब्लैक बॉडी होती क्या है, ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या है? एक्चुअल में ब्लैक बॉडी उस सब्सटेंस को कहा जाता है
जिसके अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती है कि उसके ऊपर जितनी भी लाइट को आप एमिट करोगे वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो अपने ऊपर होने वाली कंप्लीट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एमिट नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता, उस बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी जो है, जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जब इसके ऊपर आएगी तो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, नेचुरली क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट, किसी भी सब्सटेंस पे जब पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है कि लाइट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसे ही सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ठीक है, मैक्स प्लांक ने इसकी जो कांसेप्ट है वो 90s में दिया था। ठीक है, 1900 के अंदर इसको दिया था, और ब्लैक जो इसने ये बताया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हेल्प से इसने ये बताया कि अब देखो अगर ये रेडिएशन होती है ना, सोच के देखो कि अगर ये रेडिएशन होती तो फिर ये तो रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए थी यहाँ से, ये यहाँ क्या हो जाना चाहिए था, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो नेचर है वो वेव नेचर के अलावा कुछ अलग नेचर है। तो प्लांक ने ये बताया कि भैया ये पार्टिकल के रूप में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, और ये पैकेट्स जो है ना ब्लैक बॉडी के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और इन पैकेट्स को ही क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है, क्वांटा। क्लियर? और इस थ्योरी को आगे जाके हम क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है। एक क्वांटा जो है उसकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वो h न्यू होती है। h यहां पर प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू का मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी है, e का मतलब यहां पर एनर्जी है। समझ में आया सबको? अब h की वैल्यू आपने याद रख लेनी है, 6.62। प्लांक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 6.62 इनटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। क्लियर हुई बात? अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है कि ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली रेडिएशन जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन होंगी, अब्सॉर्ब करेगा तो पार्टिकल के रूप में अब्सॉर्ब करेगा, और पार्टिकल है उनको क्वांटा कहा जाता है। क्वांटा की एनर्जी E = h होती है, h की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से शो करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको समझा सकते हैं। तो देखिए वो एक्सपेरिमेंट क्या है। तो देखिए ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, इसको हम करते हैं। ये एक ग्लास की एक ट्यूब है जिसके अंदर कैथोड और एनोड लगे हुए हैं। ये कैथोड है और ये वाला एनोड है। अच्छा, कैथोड जो है वो सीजियम मेटल की बनी हुई है, सीजियम मेटल। ठीक है, स्पेशली इसके अंदर सीजियम यूज किया गया है। और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सी मेटल शो करती है, तो सीजियम अपन यहां लिखेंगे। ठीक है, यहां पर फिर करंट भी इसके अंदर फ्लो किया जा रहा है, और यहां से कुछ रेडिएशन को इस सीजियम मेटल के ऊपर डाला गया। ठीक है, रेडिएशन, ये रेडिएशन यहां से आ रही है, इधर से आ रही है, और इस सीजियम के ऊपर डाला। रेडिएशन को हमने, क्योंकि पैकेट्स के रूप में, तो उस छोटे छोटे पैकेट्स को फोटोन कह दिया। फोटोसिंथेसिस जैसे नाम लेते हैं ना हमें, तो लाइट के जो सनलाइट जो आ रही है उससे आने वाली जो रेडिएशन के पैकेट है उनको फोटोन कहा जाता है। तो वो फोटोन जो है यहाँ पर इसके ऊपर एमिट करवाए गए। ठीक, जैसे ही फोटोन इस सीजियम की प्लेट के ऊपर या सीजियम कैथोड के ऊपर एमिट होते हैं, तो इसमें से अपने आप इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन फिर एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं तो इसके अंदर जो है वो करंट जो है उसका भी पता लगता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सीजियम मेटल जो थी वो तो न्यूट्रल थी, उसके ऊपर क्या हुआ, जैसे ही फोटोन को गिराया गया तो उसमें से क्या निकलते हैं, सीजियम में से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं वहां से।
इसका मतलब ये हुआ कि फोटोन जो है वो खुद भी एक पार्टिकल ही है, जिसकी वजह से जब वो किसी सरफेस पे टकराता है तो वहां उस सरफेस से दूसरे पार्टिकल जो है वो वहां से निकलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी ड्यूल नेचर होती है। वो जब प्रोपागेट होती हैं यानी कि जब चलती हैं तब तो वो किसके रूप में बिहेव करती हैं? वेव्स के रूप में। लेकिन जैसे ही वो किसी सरफेस पर टकराती हैं तो जब वो टकराएगी तो किसकी तरह बिहेवियर शो करेगी? पार्टिकल की फॉर्म में बिहेवियर शो करेगी। क्लियर है भाई? तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था और ये एक्सपेरिमेंट था 1887 में हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज और 1887 में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था। ठीक है, तो मैक्स प्लांक की बात करें या फिर हर्ट्ज की बात करें तो इन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वेव के अलावा पार्टिकल के रूप में भी बिहेवियर करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो क्या है? ड्यूल नेचर की होती हैं। तो कल के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ड्यूल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। थैंक यू।